नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम देवभूमि के दंगल में बात करेंगे देवस्थानम पर रार की। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल इस बोर्ड के विरोध में 4 धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत ने फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसी के तहत चारों धर्मों के तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों ने मंत्रियों के आवास का घेराव किया। इसके अलावा 27 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाकर तीर्थ पुरोहित देहरादून में आक्रोश रैली भी निकालेंगे। बता दें कि 27 नवंबर 2019 को पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल से देवस्थानम बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसी को देखते हुए तीर्थ पुरोहितों ने 27 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तीर्थ पुरोहितों की इस नाराजगी ने राज्य सरकार की टेंशन को और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या कृषि कानून के बाद अब सरकार देवस्थानम बोर्ड के फैसले को भी वापस लेगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले कृषि कानून, अब देवस्थानम बोर्ड पर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल उत्तराखंड में एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से लगातार मिल रहे आश्वासन के बाद भी अब तक कोई निर्णय न लिए जाने से तीर्थ पुरोहित नाराज हैं, जिसके बाद उन्होंने बैठक का निर्णय लिया कि अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों ने रणनीति तैयार की, जिसके तहत उन्होंने आज मंत्रियों के आवास का घेराव किया। इसके अलावा 27 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाकर तीर्थ पुरोहित देहरादून में आक्रोश रैली भी निकालेंगे। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2019 को पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल से देवस्थानम बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पारित किया था और इसी को देखते हुए तीर्थ पुरोहित 27 नवंबर को काला दिन के रूप में मना रहे हैं। धर्म का काम है अच्छे लोगों को गद्दी पर बैठाना। धर्म का काम चुनाव, हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है। धर्म का काम है गद्दी पर बैठाना अच्छे लोगों को, और जो लोग सनातन के विरोधी हैं, गलत काम करेंगे, उनको हटाना। ये तो निश्चित तौर पे और जाना ही पड़ेगा। मैंने बता दिया आपको, ये आज को घोषणा कर रहा हूं, सनातन धर्म के जो विरोधी करेगा, विरोध करेगा, उसको इस गद्दियों से जाना पड़ेगा। मकान मांग रहा हूं उनसे, रोड मांग रहा हूं। जो आप हमारे हकों पे कुटाराघात कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मत करो, सलाह दे रहे हैं, फिर भी ये ऐसे धमका के जा रहे हैं। हम इनको बताएंगे कि लड़ाई के लिए आप तैयार है, और हम 30 तारीख को सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, और 8-9 तारीख से 14 तारीख के बीच में संतोष से सलाह मशवरा करके ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में जल समाधि लेंगे। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत एक बोर्ड का गठन कर 4 धामों के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में लिया था। सरकारी नियंत्रण में बोर्ड मंदिरों के रखरखाव और यात्रा के प्रबंधन का काम बेहतर तरीके से करना उद्देश्य है। वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। सरकार का कहना है कि 30 नवंबर का तीर्थ पुरोहित धैर्य रखें, जल्द सरकार कोई सकारात्मक फैसला लेगी, जबकि विपक्ष का कहना है कि वो इस मुद्दे को सदन में सड़क तक उठाएगी। अगर तब भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस अपनी सरकार बनने पर इस बोर्ड को निरस्त करेगी। कांग्रेस ने सदन में भी इसका विरोध किया था, सदन के बाहर भी इसका विरोध किया था, और हम आज भी कहना चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और इस कानून को वापस लेने का काम करे। और अगर ये सरकार नहीं लेगी तो 2022 में हमारी वापसी होने जा रही है। हम तीर्थ पुरोहितों से, स्थानीय लोगों से, हक हकूकदारियों से संवाद स्थापित करके उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे, और अगर इस देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की आवश्यकता होगी तो कांग्रेस इसमें कदम पीछे नहीं खींचेगी। ये गैर लोकतांत्रिक, एक तरफा लिया गया, थोपा गया निर्णय है और ये भंग होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लीपापोती कर रही है, आज कल करके हमारे पंडा पुरोहित समाज को बरगलाने की कोशिश कर रही है, ये निंदनीय है। उनके नेता कहते हैं कि ये लोग स्वार्थी हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया निश्चित है, क्योंकि पंडा पुरोहित समाज भगवान
बाबा केदार की धरती से उनका पिंडदान कर चुके हैं, भाजपा का पिंडदान कर चुके हैं और सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जिसका पिंडदान हो जाता है उसके बाद उसका इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसमें उतावलापन नहीं होना चाहिए। 30 नवंबर बकायदा मुख्यमंत्री जी और मैं जब हम केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, तो बकायदा उनको बोल के आए कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय ले लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी जी की रिपोर्ट आने के इमीडिएटली उसके बाद हम लोग इसमें फैसला ले लेंगे। कुल मिलाकर राज्य में देवस्थानम बोर्ड पर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चुनावी साल में तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देखना होगा सरकार आगे देवस्थानम बोर्ड पर क्या फैसला लेती है। क्या कृषि कानून की वापसी के बाद अब सरकार देवस्थानम बोर्ड के फैसले को वापस लेगी? क्या तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी? क्या देवस्थानम सहारे कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? ऐसे अनगिनत सवाल है जिसका जवाब का इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरह से पंडा और पुरोहितों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, 27 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है तमाम पंडा पुरोहितों ने और हकूकधारियों ने। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा? सरकार जिस तरह से बता रही है कि 30 नवंबर को सरकार इस पर फैसला लेगी, किस तरह का फैसला सामने आएगा और क्या इस फैसले के आने के बाद पंडा समाज की जो मांग है वो मांग पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा जिनमें से कुछ लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। पीसी थपलियाल नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा अमरेंद्र वृष्ट प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ समय समय पर जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे मैं आपका तारुफ करा दूंगी उनसे। इसके अलावा हीरा बिष्ट जी पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं पीसी थपलियाल जी के पास आऊंगी। पीसी थपलियाल जी आपके पास आएंगे और जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड को लेकर काफी लंबे समय से लगातार पंडा पुरोहित इस मांग को उठा रहे हैं कि इस देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह का फैसला आना चाहिए, संवाद आना चाहिए, वो संवाद अभी नजर नहीं आ रहा। हालांकि 30 नवंबर की बात सरकार कह रही है कि इस दिन कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। क्या लगता है आपको, इतने लंबे समय 2019 से लेकर अब चुनाव की घड़ी नजदीक आने लगी, अभी तक इस फैसले को लटका कर रखा गया है, क्या मंशा है भाजपा की? भाजपा किसी भी आंदोलन को समझने के बजाय उसको तोड़ने की कोशिश करती है, उसमें डिवाइड करने की कोशिश करती है। और ये जो देवस्थान बोर्ड आंदोलन पंडा पुरोहित वहां पे कर रहे हैं, उनको अभी समग्र रूप से पूरे उत्तराखंड की जनता का उतना समर्थन नहीं है, क्योंकि अभी हाल में ही देखा होगा कि उत्तराखंड की राजनीति किस तरह से इस दल के शिकंजे में है। उसका जीता जागता उदाहरण हमें वो किसान आंदोलन में नजर आया कि जब किसान उत्तराखंड में किसान उधम सिंह नगर और हमारे हरिद्वार तराई के किसान एक संघर्ष कर रहे थे, तो हमारे हिमालय राज्य के लोग उसमें उनको कोई मतलब ही नहीं था। वो उसी तरह की भाषा बोल रहे थे जो भाषा उनको सिखाई जा रही थी। इसी तरह से अब जब देवस्थान बोर्ड का ये आया, क्योंकि कृषि कानून, देवस्थान बोर्ड ये इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जब एक इंडस्ट्रियल पूरा का पूरा उद्योग उन्होंने अपने लोगों को हस्तांतरित कर दिया है, तो इसके बाद उनकी गिद्ध नजर किसान के खेत खलिहान पे लगी। अब किसान इतने मजबूत निकले कि उन्होंने इनको घुटने टिका दिए। अब देवस्थान बोर्ड इनका तीसरा नजर है कि ये धर्म स्थलों पर भी कब्जा करना चाहते हैं और अपने उन्हीं लोगों को देखिए। आप देवस्थान बोर्ड में कौन लोग हैं? जिंदल का बेटा वहां मौजूद है, वहां पे अंबानी के बेटा मौजूद है। आखिर क्यों हमारे पंडा पुरोहितों से छीन कर जो परंपरागत, मतलब जब से ये धर्म स्थल बने हैं तब से उन परंपराओं को निर्वहन करते हुए अपनी वहां पे सुबह जैसे हमारे फौजी हिमालय में पूरे सीमा क्षेत्रों में मतलब रात दिन इस देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह से इस हिमालय की ठंड में ये लोग उन्हीं सिपाहियों की माफिक अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं और अपने गुजारा भी कर रहे हैं। इन लोगों ने, इनकी नजर उनके थाली पे लगी
और उसको कब्जाने की कोशिश इन अयोग्य राजनीति ने जो की है, इसका निश्चित रूप से जो आंदोलन है उसमें हम तमाम लोग इनके साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह ये हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, अगर आप देखेंगे हम जब इस आंदोलन के छेड़ने की कोशिश करते हैं तो ये लोग हमारे राज्य की जनता को ठाकुर और ब्राह्मण में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने निकृष्ट राजनीति के करते हैं जिसका मैं चैनल में बहुत विस्तार रूप से नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक राजनीति है। ठीक है, मेरे को बहुत जी मैडम जी पीसी तपलिया जी आपके पास आएंगे। हीरा सिंह जी, जिस तरह से भाजपा ने 2019 में देवस्थानम बोर्ड को पारित किया था, देवस्थानम बोर्ड को गठन किया था, लेकिन आज 2021 हो रहा है, 2021 में भी अभी भी नवंबर में 30 नवंबर तक का समय मांगा गया है कि 30 नवंबर तक फैसला इस पर लेंगे। मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ, और उसके बाद हमारे साथ भाजपा के विनोद सुयाल भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उसके बाद आपके पास आऊंगी। क्या लगता है आपको कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, जबकि धर्म की जब बात आती है तो सबसे पहले तो पंडा पुरोहित और हकूकधारियों को साथ में रखकर बातचीत की जानी चाहिए। ये एक तरफा फैसला आता है और उसके बाद इतने लंबे समय तक ये फैसला लटका भी रहा है। क्या वजह है इतना लंबा इसको लटकाने की, और साथ ही साथ अभी भी पूरी तरह से डेट नहीं दी जा रही है, 30 नवंबर की बात की जा रही है, लेकिन इस बात को कोई कुछ नहीं कह सकता कि 30 नवंबर को क्या फैसला आएगा, क्या पंडा पुरोहितों के हक में फैसला आएगा या उनके विरोध में फैसला आएगा? हेलो, मुझसे पूछे ना? जी मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि पहले तो बीजेपी स्थिति स्पष्ट करे कि इस एक्ट को लाने की, देवस्थानम बोर्ड को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी आपको? पड़ी थी। और प्रधानमंत्री जब आए तो देवस्थानम बोर्ड में पंडितों ने, जितने पंडा समाज था जो आंदोलित था, उन्होंने बड़ी शालीनता का परिचय, उत्तराखंड की जो मान मर्यादा है, जो वो है व्यवस्था, उसमें सम्मान किया उनका। ये उम्मीद की थी कि शायद घोषणा होगी, नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने क्या बात करी जिस वजह से ये माने? इन्होंने शालीनता का परिचय दिया पंडा समाज ने वहां पर कि चलो मुख्य प्रधानमंत्री आ रहा है, शालीनता का परिचय दिया उन्होंने। और था जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को घोषणा नहीं दी, ऐसे उनको भी घोषणा नहीं देते। लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेदारी, बीजेपी की जिम्मेदारी की बताए क्या आवश्यकता थी, क्या आश्वासन प्रधानमंत्री को दिया, क्या मुख्यमंत्री ने दिया, और क्यों इसको आपने, जो यहाँ हमारे पंडा समाज की एक विरासत है बहुत सदियों से सनातन धर्म की, इस सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ने का, चुनौती देने का काम क्यों किया? साथ क्यों उठाया? आपने अडानी अंबानी के परिवार को मेंबर क्यों बनाया? उनके हाथ में इनको सौंपना चाहते हैं मंदिरों को, धार्मिक संस्थानों को, तो आपने बहुत अपमान किया। बीजेपी इस बात को क्लियर करे, स्टैंड को क्लियर करे कि इसको आप रद्द करें। जब आपने किसान आंदोलन दबाव की वजह से कर दिया, क्योंकि गलत किया था आपने, इस तरह आपने जल्दबाजी में गलत किया। 57 विधायक तुम्हारे हैं, बहुमत के आधार पर आप जो चाहे विधानसभा में कर देंगे। आप जनता को आश्वासन दे, पंडा समाज को आश्वासन दे, और हमारे सम्मानित है, इस सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रख रहे हैं, माने मर्यादा का पालन कर रहे हैं। जो हमारा 4 धाम यात्रा सब उन्हीं पर निर्भर करती है, तो इसलिए लोग बड़े आस्था से उनको देखते हैं। इसलिए आपको, सरकार को बताना पड़ेगा कि ये आप रद्द कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, पंडा समाज क्या करेंगे? अब वो मंत्रियों क्या धरने दे रहे? मंत्री, चूंकि ये मंत्री जिनके धरना दिया, झूठे वायदे करके आए थे कि हम जल्दी इसका समाधान करेंगे। समाधान में बात करें कि हो रहा है, नहीं हो रहा, लाए क्यों लाए, नहीं हो रहा तो बता क्यों नहीं कर रहा? आप क्या उसकी अतिरिक्त व्यवस्था करने जा रहे? तो ये अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े देश के पूंजीपतियों के हाथों में। ठीक है हीरा सिंह जी, आपके पास लौट कर आते हैं। विनोद सुयाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनोद सुयाल, जिस तरह से हीरा सिंह जी का सीधा सवाल है यहाँ पर कि सबसे पहले तो पंडा और पुजारी तमाम जो है, यदि वो देवस्थानम बोर्ड के हक में नहीं थे तो ये एक तरफा फैसला क्यों लिया गया? इतने लंबे समय से जो इनकी परंपराएं चली आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को? उसके अलावा यदि सरकार कोई नियम कानून लाती है, कोई फैसला लेती है, तो जिसके लिए वो फैसला लिया जा रहा है, कम से कम उनको तो आपको लेना चाहिए था अपने विश्वास में। वो विश्वास में यदि नहीं है तो इतने लंबे समय से 2019 से लेकर 21 तक अभी तक फैसला नहीं आया। आगे क्या भाजपा की मंशा है, किस तरह का फैसला लाएगी? जी विनोद जी, आपसे अनुरोध करेंगे एक बार अनम्यूट बटन को आप चेक करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब अपनी बात रखें। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस विषय पर पहले ही कहा जा चुका है और उस संबंध में
उन्होंने कई तरह का उसमें उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है। माननीय मनोहर ध्यानी जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया है, उसके अलावा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया है। वास्तव में जो चार धाम है और जो चार धाम में जो तीर्थ पुरोहित हैं, वो उन्होंने ही वास्तव में इस तीर्थ पुरोहितों को लंबे समय तक उन्होंने जो यहाँ की मान्यताओं को और पूरे समाज में जो स्थान दिलवाने का काम किया है। निश्चित रूप से पंडा समाज ने किया है, अन्य ने किया है, जो हकूकदारी है उन्होंने किया है। जो यहाँ की परंपराएं, उन परंपराओं को आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद उसके बाद उसमें जिस तरह से उसका विरोध हुआ है, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने और उसके बाद हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए समिति का गठन किया और अब आने वाले जो वो है उसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि उसमें किस तरह की किसको क्या करना है। तो मेरा देवस्थानम बोर्ड के जो भी हकूकदारी हैं, पंडा समाज है, अन्य जो भी लोग हैं, उन सबसे निवेदन है कि उन्हें निश्चित रूप से सरकार पे भरोसा करना चाहिए। सरकार कोई अच्छा डिसीजन लेगी। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि उनके हक में लिया जाएगा, क्या निरस्त करेंगे? देखिए, सब चीजों का एकदम अगर मैं उस बॉडी का मैं सुप्रीमो होता तो मैं ये कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से उनके सबके हितों का ठीक है, बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड पर रार को लेकर। जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड को लेकर शुरू से ही पंडा पुजारियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। अब देखना ये होगा कि 27 नवंबर को काला दिवस है, उसके बाद सरकार के द्वारा 30 नवंबर पर इस पर फैसला आना है। किस तरह का फैसला आएगा और क्या तमाम पंडा पुरोहितों को सरकार मना पाएगी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से पहले पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में अब जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं देवस्थानम पर रार को लेकर। जिस तरह से 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के द्वारा इसे पारित किया गया था, लेकिन तमाम पंडा पुरोहितों के द्वारा 2019 से ही लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में 2021 तक समय आ चुका है और आज भी तमाम हकूकधारियों के साथ ही साथ पंडा पुरोहित समाज इस बात को लेकर नाराज चल रहा है कि सरकार का इस मामले में इतना हस्तक्षेप क्यों है और क्यों इसे अभी तक निरस्त नहीं किया गया। 27 नवंबर के दिन को याद करते हुए तमाम पंडा पुरोहितों ने इस बात का आह्वान किया है कि 27 नवंबर को काला दिवस मनाया जाएगा इस बिल के विरोध में, देवस्थानम बोर्ड के विरोध में। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर किस तरह का पैंतरा खेलती है। क्या 30 नवंबर को यह बोर्ड निरस्त होता है या किसी तरह पुजारियों को मनाया जाता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में तमाम गेस्ट मौजूद हैं। विनोद सुयाल जी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से जुड़े
हुए हैं। हीरा सिंह बिष्ट पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, पीसी थपियाल जी नेता यूकेडी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और अमरेंद्र बिष्ट प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमरेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है और साफ तौर पर कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है कि शुरू से ही देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रही है, और यदि 2022 में सरकार आती है तो उनका यह भी कहना है कि यदि पंडा पुरोहित समाज चाहेंगे तो वो इसे निरस्त करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? दूसरी बात यह कि एक तरफ तो आप देवभूमि को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देवभूमि के लिए तमाम घोषणाएं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई हैं, तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह का फैसला लेगी? क्या कुछ स्टैंड है और क्या पंडा पुरोहित समाज के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है? तो देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के चेहरे आदरणीय कर्नल कोठियाल साहब, कर्नल कोठियाल जी केदारनाथ में जाकर के इस बात को कह करके आए और गंगोत्री में भी इस बात को कह करके आए हैं कि यदि हमारी सरकार बनी, उत्तराखंड की जनता ने यदि हमको आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहला फैसला होगा कि ये जो काला कानून जो बनाया गया है, देवस्थानम बोर्ड जो पंडा पुरोहितों की और जो यहाँ के स्थानीय लोगों की जो परंपराएं हैं उन पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने किया, सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाएगा। उसको पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसको लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन भी चला चुका है और धरना प्रदर्शन भी कर चुका है। बहुत स्पष्ट है, कल ही हमारी पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि जिस तरह से कृषि बिलों को आपने वापस लिया है, उसी तरह से पूरी तरह से इस देवस्थानम बोर्ड को भी रद्द करने की सरकार को करना चाहिए। सरकार ये जानती है कि उन्होंने देवस्थानम बोर्ड गलत बनाया है, इसीलिए उन्होंने 30 तारीख का समय दिया है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। यदि उनको ये आभास होता कि ये सही है तो 30 तारीख का समय नहीं देते। तो निश्चित तौर पर हमको ये लगता है, हमारा ये मानना है कि सरकार में थोड़ा भी संवेदनशीलता है, तो उनको तुरंत इस जो देवस्थानम बोर्ड है इसको अभी समय रहते ही, जो 1 आध महीना इनका बचा हुआ है क्योंकि फिर ये आने वाले नहीं है, इस समय इनको ये काम एक भला काम कर देना चाहिए। हमारे पंडे पुरोहितों के पक्ष में, हमारे उत्तराखंड के पक्ष में इस कानून को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पंडा पुरोहितों के साथ है और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ है। जी बिल्कुल। विनोद जी, जिस तरह से अमरेश जी का भी कहना है कि आम आदमी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस भी इसका बात का ऐलान कर चुकी है साफ तौर पर, यदि 30 नवंबर का समय भाजपा ने लिया भी है, सरकार ने लिया भी है, तो 27 नवंबर को अब जब ऐलान कर दिया गया है तमाम पंडा पुरोहितों के द्वारा कि काला दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा, तो 30 नवंबर तक का इंतजार क्यों? देखिए, हमारे नेतृत्व ने कुछ कहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ मंशा होगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि केदारपुरी के बारे में हमारे देश के नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है और जितना भव्य केदारपुरी का अभी आप सबने हमने देखा, जिस तरह से उन्होंने स्वयं उसमें रुचि दी है, निश्चित रूप से जो ये उत्तराखंड राज्य चारधाम यात्रा का वो है, और चारधाम यात्रा एक रीढ़ है उत्तराखंड के पर्यटकों की, मैं कह सकता हूँ तीर्थ यात्रियों की, सबकी, और उसमें पंडा समाज का बहुत बड़ा महत्व है। वो देशाटन पर जाते हैं, यहाँ का प्रचार और प्रसार भी पर्याप्त मात्रा में पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर उनको करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ और उनके इस योगदान को भुलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रकार की जो भी कठिनाई, लेकिन जी विनोद जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये तो दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ आप योगदान को ना भुलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2 साल से वही पंडा पुरोहित अपनी मांग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, ऐसा है, देखिए सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसमें कमेटी भी बना दी गई, उच्च स्तरीय समिति भी बना दी गई है। उसमें कोई तकनीकी कारण होंगे तो फिर उसमें और भी उससे भी आगे कानूनन रूप से जो उसको सुधार करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए जो भी जिस तरह से भी उन परिस्थितियां बनेंगी, सरकार उस बारे में निर्णय लेने के सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ठीक है, कुल मिलाकर भी इंतजार करना होगा। ठीक है, बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो देवभूमि के दंगल में लगातार हम देवस्थानम बोर्ड को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार का कहना है, भाजपा प्रवक्ता का कहना है यहाँ पर साफ तौर पर कि 30 नवंबर को फैसला आएगा और सरकार ने यकीनन पंडा पुरोहितों के हित में कुछ ना कुछ फैसला लिया होगा, लेकिन देखना ये होगा कि अभी और कितना लंबा इंतजार है और 27 नवंबर को काला दिवस के ऐलान के बाद भी क्या सरकार इस पर जल्द फैसला लेकर कुछ ना कुछ फैसला पंडितों के हक में लेती है या नहीं।
नहीं लेती है, इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के इस शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देवस्थानम पर रार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, आगे बढ़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड में रार को लेकर लंबे समय से पंडा पुरोहित समाज नाराज चल रहा है। सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं। हीरा सिंह जी, जिस तरह से भाजपा के विनोद जी का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अभी पूरी तरह से वो कुछ भी नहीं कह सकते, हालांकि 30 नवंबर का समय सरकार ने दिया है और उस दिन ही फैसला आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका क्या कहना है कि आश्वासन तो यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिस तरह से भारी विरोध के बाद कृषि बिलों की भी वापसी हुई है और एकदम से कृषि बिल की वापसी हुई है। उससे पहले तक इस बारे में जरा भी अंदेशा ना कि किसानों को, ना ही किसी और को इस बात का अंदेशा था कि ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जा सकते हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या लगता है आपको, क्या सरकार बैकफुट पर जाएगी? अभी मैं नहीं समझता कि बैकफुट पर जाएगी नहीं जाएगी। सरकार का मंशा इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं लग रहा है। अभी सरकार ने कोई विचार करने के लिए कहा, लेंगे नहीं लेंगे, क्यों बनाया, क्या बना, उन्हीं की सरकार बना रही, वही विड्रॉ कर रहे। अब इसमें जनता भी बड़े भ्रम में है कि सरकार के निर्णय लेने की स्थिति नहीं लगती। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ करें, कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अंततः इसको मैं तो कह रहा हूँ ना, मूल बात है कि आवश्यकता क्या थी इसे बनाने की। मुख्य बिंदु से इसकी ये बताया ना कि ये परेशानी थी, टूरिस्ट को ये दिक्कतें आ रही थी, हमारी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंच रहा था, लोगों का प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं हो रहा, कोई तो कारण उसका बताए ना। अब आपने अंबानी जैसे को मेंबर बना दिया उसका, तो आप इसको तो छोड़ दो, आपने फैक्ट्री इंडस्ट्री कंपनी तो बेच दी उनको। अरे इस धार्मिक स्थान के तो महत्व को रहने दो। ये उत्तराखंड के देश की गौरव गरिमा की गाथा
कहने वाले तीर्थ स्थान है। पंडित पुरोहितों का बड़ा योगदान है, उसमें वो मार्गदर्शन पूरे हिंदुस्तान के आवाम का, टूरिज्म का हमारी आस्था का प्रतीक है। टूरिज्म का एकमात्र आय का साधन भी है 4 धाम यात्राएं। अगर वहां पर इस तरह असंतोष जाएगा पूरे देश में, एक मैसेज, एक संदेश उत्तराखंड में बहुत ठीक है हीरा सिंह जी, ठीक है। विनोद जी, हीरा सिंह जी का साफ यहाँ पर सवाल है कि भाजपा को देवस्थानम बोर्ड के गठन की आवश्यकता क्या पड़ी थी? देखिए, मुझे लगता है कि हीरा सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बड़ा अनुभव उनके पास राजनीति का है, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक उत्तराखंड में उन्होंने भी लंबे समय तक राज किया, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस 4 धाम के लिए और जितना विकास भाजपा के शासन में इन सब स्थानों पर हुआ है, सबके सामने, चाहे ऑल वेदर हो, चाहे रेल परियोजना हो, या प्रकार की हेली सेवाएं हो, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम में। ठीक है विनोद जी, आपका कहना ठीक है। विकास को लेकर तमाम चीजें हम सब लोगों ने भी देखी हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे, जिस तरह के प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन वहां के समाज के जो लोग हैं, पंडा पुरोहित हैं, उनको भी तो साथ रखना सरकार का काम है। हमारे साथ संतोष त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में। उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या परेशानियां हैं। संतोष जी, देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरह से सरकार लगातार कह रही थी कि तमाम लोगों की मदद के लिए, और साथ ही साथ कई बार उनके पास इस तरह के प्रस्ताव आए थे, उसको लेकर गठन किया गया था। क्या शिकायतें हैं मुख्य जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, और 27 नवंबर को काला दिवस भी मनाया जाएगा? बिल्कुल, 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों का कार्य बिल्कुल तय है। 27 तारीख को हमारा काला दिवस मनाया जाएगा, और 28-29 तारीख को हम जो है संतों से अपना संपर्क साधेंगे, और 30 तारीख को बीजेपी से 4 धामों के लोग इस्तीफा देंगे, और 1 तारीख से कर्मचारी अनशन होगा। जी संतोष जी रोकेंगे आपको यहाँ पर। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य पहुंची मुलायम सिंह के आवास पर। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, नेताजी मुलायम सिंह यादव से मिली संघमित्रा मौर्य। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी खबर, काफी दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने की लग रही थी अटकलें। सोशल मीडिया पर संघमित्रा मौर्य की तस्वीरें हुई वायरल। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य पहुंचे मुलायम सिंह के आवास पर। नेताजी मुलायम सिंह यादव से मिली संघमित्रा मौर्य। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य की मुलायम सिंह यादव से हुई मुलाकात। काफी दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने की लगाई जा रही थी अटकलें। सोशल मीडिया पर संघमित्रा मौर्य की तस्वीरें हुई वायरल। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी खबर, बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ी नजर आ रही हैं संघमित्रा मौर्य। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली तस्वीर है। हालांकि काफी दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अटकलें लग रही थी, कहीं ना कहीं ये तस्वीर उस बात को पुख्ता कर रही है, उन अटकलों पर विराम लगाने का काम कर रही है। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की तस्वीर नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ। नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है संघमित्रा मौर्य ने, और इस मुलाकात के बाद अब वो समय नजदीक आ चुका है जब तमाम अटकलों पर विराम लगने का भी समय। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी जुड़ चुके हैं। जी मनीष जी, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, तमाम तरह की जो अटकलें चल रही थी राजनीतिक गलियारों में, कहीं ना कहीं उन पर विराम लगता हुआ भी नजर आ रहा है, क्या कहना है इस तस्वीर को देखने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस तस्वीर को देखें, दरअसल चूंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था कल, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे वरिष्ठ नेता उनसे मिले हैं, अन्य दलों के नेताओं ने उनसे मुलाकात की। उसमें आप सांसद संजय सिंह भी थे, प्रमोद तिवारी भी थे, उसके अलावा पूर्व जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी हैं। उन तमाम लोगों ने मुलाकात की है। चूंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव एक बड़ी कद के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एक बड़ा उनकी राजनीतिक हैसियत है। लेकिन संघमित्रा मौर्य की तस्वीरों को लेके अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है कि अभी आपको याद होगा, हाल में ही एक कार्यक्रम था जिसमें आपने देखा था कि स्टेज पर जब लोक निर्माण विभाग के एक सभागार में एक कार्यक्रम था, मौर्य समाज का कार्यक्रम, बीजेपी सम्मेलन करा रही थी, और वहां पर जो संघमित्रा मौर्य थी हैं बदायूं से सांसद, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थक काफी उग्र हो गए थे और उन्हें बड़ी मुश्किल से संघमित्रा मौर्य ने समझाया था।
और जो एक अंदर खाने की खबर है कि बहुत दिन से ये सियासी गलियारों में ये खबर भी तैर रही है कि चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े परिपक्व नेता हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के, और वो राजनीतिक रुख और हवा भांप लेते हैं। और चूंकि उन्होंने वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं, मायावती के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी तो किसी को अंदाजा नहीं था। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और योगी मंत्रिमंडल में उन्हें एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को भी बदायूं से सांसद बनाया। बदायूं की वो सीट जो सभा का गढ़ मानी जाती थी, समाजवादी पार्टी का एक तरह से कहे कब्जा उसमें था, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने वहां से अपनी बेटी को सांसद बनाया। अब चूंकि अपने बेटे के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं, उन्होंने अपनी बहू को भी ब्लॉक प्रमुख बना दिया, लेकिन जो उनका बेटा है उत्कृष्ट मौर्य, वो काफी समय से उसके लिए सियासी जमीन बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसी खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को टिकट नहीं देने वाली है, लिहाजा इसको लेकर वो तमाम अन्य दलों के संपर्क में है। तो ऐसे में संघमित्रा की ये तस्वीर जरूर निश्चित रूप से जो तमाम अफवाहों का बाजार है उसको हवा दे रहा है कि संघमित्रा मौर्य की तस्वीर जब मुलायम सिंह यादव के साथ में आती है तो जो करीबियां हैं, एक तरह से अगर देखा जाए जो करीबियां हैं समाजवादी पार्टी की और स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार की, वो जग जाहिर हो रही है। और इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है देर सबेर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने, और अंदर ये खबरें बहुत दिनों से चल भी रही हैं, अंदर खाने से ये खबरें आ रही हैं। तो लिहाजा इस तस्वीर को देने के बाद इस तूल को और हवा मिल गई है, और जो तमाम सियासी गलियारों में लोग हैं उनके बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि संघमित्रा मौर्य नेताजी मुलायम सिंह यादव से अगर मिली है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पक रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आगामी 2022 में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से लामबंद हो रही है और जिस तरह से तमाम छोटे बड़े दलों के साथ बातचीत करने की बात हो रही है, बसपा के भी कई लोग आके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। संघमित्रा मौर्य की तो तस्वीर सामने आ गई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो अटकलें लगातार बनी हुई थी, क्या उन पर भी आगे कुछ ना कुछ खबरें आ सकती हैं? दूसरी बात ये कि बदायूं से ये सांसद हैं, तो क्या बदायूं से आगे इनके लिए उम्मीदवारी समाजवादी पार्टी में, इसको लेकर भी कुछ खबरें सामने आ सकती हैं आने वाले समय में? देखिए निश्चित रूप से अगर जिस तरीके से अखिलेश यादव धीरे धीरे अपना कुंबा बढ़ा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी के साथ उनकी तस्वीरें अभी उन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट पर पड़ी हुई हैं। हालांकि जयंत चौधरी की तस्वीरें इसके पहले प्रियंका गांधी के साथ भी आई थी, कांग्रेस के भी टच में जयंत चौधरी हैं। और सबसे बड़ी बात कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो 2022 में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो तीनों कृषि कानून थे उसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान काफी उग्र थे, आंदोलनरत थे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए आप तो खासकर जो राष्ट्रीय लोकदल है उसका जनाधार बढ़ा है, लोकदल के उम्मीदवारों का जनाधार बढ़ा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर लोकदल इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। और दूसरी तरफ अगर देखें कि जो एक तरह से राजनीतिक बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्हें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो इन तमाम अगर घटनाओं को आप जोड़ेंगे और सियासी नजरिए से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से तस्वीरें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। जयंत चौधरी अगर अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो सांसद है बीजेपी की, वो उनके पास जाके मिल रही है। अंदरूनी तमाम अंदर से जो खबरें निकल के आती रही हैं कि बहुत दिनों से वो समाजवादी पार्टी के टच में है। तो तमाम चीजों को जब आप एक साथ जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चूंकि आरोप लगे कि वो कोविड में बाहर नहीं निकले, काफी समय वो घरों में रहे, सड़कों पर उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज हुई, लेकिन साइलेंटली अखिलेश यादव बड़ी चालाकी के साथ ये तमाम चीजें करते रहे। और अब जब ये सब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में जो 2017 में जो जहां समाजवादी पार्टी 40 सीटों तक सिमट के रह गई थी, वो 2022 में एक अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। उसके साथ ओम प्रकाश राजभर भी हैं, उसके साथ तमाम छोटे छोटे सहयोगी भी दल हैं, तमाम छोटे छोटे दल लगातार समाजवादी पार्टी में वो जोड़ते जा रहे हैं, उनका विलय किया जा रहा है। और ऐसी राजनीतिक हैसियत रखने वाले परिवारों के भी लोग सामने आते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो 2022 की राजनीति की लड़ाई है विधानसभा की, वो काफी दिलचस्प होने वाली है। और इस तरह की अभी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी तस्वीरें
आनी बाकी हैं, जो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह की तस्वीरें यकीनन आती रहेंगी। तस्वीर तो सामने आई है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ न कुछ घोषणा भी सामने आएगी। फिलहाल मनीष, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने। काफी दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य के भी सपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। ये तस्वीर कहीं न कहीं इन तमाम अटकलों को विराम देती हुई नजर आती है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी भी दोनों ही पार्टी की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। तो लखनऊ की इस हलचल भरी खबर के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं देवभूमि के दंगल की। आज हम देवस्थानम बोर्ड पर रार को लेकर बातचीत कर रहे थे। मेरे साथ तमाम लोग बने हुए हैं, सभी गेस्ट बने हुए हैं लगातार। हम संतोष त्रिवेदी जी से यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। जी संतोष त्रिवेदी जी, आपसे यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि भाजपा के द्वारा लगातार 2019 से जब देवस्थानम बोर्ड को लेकर उसके पक्ष में तमाम बातें कही जा रही हैं और तमाम पंडा पुरोहित इससे नाराज चल रहे हैं, लेकिन 2021 तक का लंबा समय आ चुका है, आज भी अभी इस पर पुख्ता तौर पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं आया है। वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिस पर आप सभी लोगों की नाराजगी है और जिसकी वजह से आप इसे निरस्त करने की बात कर रहे हैं? मुख्य बिंदु एक ही है, देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए। तमाम हमारे आदि अनादिकाल से चली आ रही परंपरा पे कुठाराघात कर रही है सरकार, और इसका जीते जागते उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। एक तो बद्रीनाथ में इन्होंने 4 बजे के बजाय 7 बजे ऑफिशियली टाइम पे पूजा अपना करना प्रारंभ किया, और केदारनाथ की डोली आदि अनादिकाल से पैदल जाती है, और इन्होंने क्या किया, वो यूटिलिटी में डोली रख करके तीर्थ पुरोहितों के कहीं विरोध करने के बावजूद भी इन्होंने डोली जो है पैदल इन्होंने डोली यूटिलिटी में रख करके केदारनाथ लेके, जबकि डोली के कहीं पड़ाव हैं जहां भगवान के पूजा पाठ करके भगवान केदारनाथ अपने जो भी अपने गण हैं उनसे मिल करके केदारनाथ पहुंचता है। दूसरी ओर सीधे सीधे इनकी नजर हमारे दान पेटी पे है, हमारे मंदिर के खजाने पे है, सीधे सीधे इसीलिए इनका देवस्थानम लगाना है। आखिरी जब 2 सालों से तीर्थ पुरोहित और तमाम देश के धर्मानुलंबी इसका विरोध कर रहे हैं, आपको इसको वापस जब करना ही है तो आप समय से करें, कोई अनहोनी नहीं हो। मुझे तो एक बात याद आती है, जब देश आजाद हुआ था तब देशवासियों ने प्राणों की आहुति दी थी, और इतना बड़ा कृषि कानून हुआ, उसमें किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसके बाद आपने जो है उसको भंग कर दिया। जब आप समझते थे कि कृषि कानून को सब लोग विरोध कर रहे हैं, आपने समय से भंग करते तो इतने किसानों की प्राणों की आहुति नहीं देती। इसके बाद मैं समझ रहा हूँ सीधे सीधे मैं यही मान रहा हूँ कि सरकार का इंतजार है कि कम से कम 5-7 तीर्थ पुरोहित अपने प्राणों की आहुति देंगे, तब जाके सरकार मानेगी। और बिल्कुल अब हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित अपने उग्र आंदोलन के तैयार है और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के लिए ठीक है संतोष जी, आपके सवाल विनोद जी हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपके सवाल मैं सीधे उनके सामने रख देती हूँ। विनोद जी, यहाँ पर संतोष जी के जो 2 सवाल सीधे सीधे सामने आए, पहली बात तो ये कि धर्म को लेकर जो इन्होंने बोला कि लंबी परंपराएं प्राचीन काल से चली आई, उन परंपराओं को बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों बदली जा रही है वो परंपराएं जब तमाम पंडा पुरोहितों को वो परंपराएं मंजूर नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इनका साफ कहना है कि काला दिवस मनाने का कर दिया गया है, क्या यकीनन जब शहादत हो जाएगी उसके बाद ही सरकार कहीं ना कहीं इस पर फैसला लेगी? किस बात का इंतजार है? आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जी विनोद जी अपनी बात रखिए आप। विनोद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विनोद जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जवाब दें आप। मेरा अनुरोध है कि उन्हें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया है तो उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के बात पर भरोसा करना चाहिए, और निश्चित रूप से उनके हित संरक्षित किए जाएंगे। और इस विषय में सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है कि किसी भी तरह से पंडा पुरोहित समाज के जो हित हैं उन्हें तो इसमें पहुंचे, और निश्चित रूप से अनादिकाल से ही जो परंपराएं हैं वो परंपराएं बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी सभी
सहमत हैं कि उन परंपराओं में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी, आपका कहना बनी रहनी चाहिए, तो फिर संतोष त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि जो छेड़छाड़ की गई है, यदि वो पैदल नहीं जाती है तो क्यों ले जाए। जी संतोष जी, अपनी बात रखिए आप। बात से कहने का है, जो गुप्त में भगवान के दर्शन होते थे, मन से एक पवित्र आत्मा से जो भगवान के दर्शन होते थे, और मोदी जी ने तमाम मीडिया बुला करके वहां जो है कि लाइव दर्शन करवाए। आप मोदी जी ने बताए किस तरह से दर्शन होते। उसके बाद मैंने देखा कहीं भक्त लोग अंदर जाके फोटो ले रहे हैं और अपना फेसबुक पर डाल रहे हैं। दूसरी बार मोदी जी गुरुद्वारे में जाते हैं, सुनिए, मोदी जी गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पे सारे नियम फॉलो करते हैं। आपको पगड़ी पहननी पड़ती है, आप गुरुद्वारे में जाएंगे। ठीक है, इस पर हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ठीक है, आप दोनों ही बने रहिएगा, सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो देवस्थानम बोर्ड के साथ ही साथ तमाम नियम कानून ऐसे हैं जो आदिकाल से चले आ रहे हैं। उन नियम कानून से जिस तरह से पंडा पुरोहित समाज का कहना है कि छेड़छाड़ की गई है, वो नहीं होनी चाहिए, और उसको लेकर भी लगातार विरोध है। 27 नवंबर को जिस तरह से काला दिवस का ऐलान किया गया है, क्या कुछ 27 नवंबर के बाद निकल कर आएगा और क्या सरकार इसके बाद फैसला वापस लेगी, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवस्थानम पर रार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद सुयाल, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से, इसके अलावा पीसी थपलियाल, नेता यूकेडी से, संतोष त्रिवेदी हमारे साथ पुजारी समाज से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अमरिंदर बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हैं। पीसी थपलियाल जी, जिस तरह से यहाँ पर संतोष त्रिवेदी जी का कहना है कि अनादिकाल से चली आ रही तमाम परंपराओं को कहीं ना कहीं बदलने का भी काम किया गया है, जिस तरह से मोदी जी के दर्शनों के दौरान लाइव टेलीकास्ट किया गया। भाजपा का तो साफ तौर पर कहना है कि हमने ये दर्शन इसलिए कराए ताकि लाइव दर्शन हम अलग अलग जगहों पर तमाम जनता को करा सके और नेताओं के द्वारा इनका लाइव बड़ी स्क्रीन लगाकर लाइव
टेलीकास्ट किया गया। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या जरूरत है इसकी और क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है यदि आप लाइव टेलीकास्ट कराते हैं, या जो परंपराएं होती हैं क्या उन्हें नहीं बदला जाना चाहिए? ये जो कुछ भी कर रहे हैं केदारनाथ में आके, ये अन्य जो धाम है जैसे जगन्नाथपुरी में या रामेश्वर में या द्वारकापुरी में नहीं कर सकते। वहां का जो सिस्टम है, वहां का जो नियम कानून है, इतने सख्त हैं कि वे लोग मजबूती से अपने धर्म स्थलों का राजनीतिकरण नहीं करें। लेकिन यहाँ पे इनको ये स्थान ऐसा मिला जहां कभी चश्मे पहन के गुफा में छुप जा रहे हैं, कभी ये इसका नाम केदार बाबा, देखो केदारनाथ का नाम केदारपुरी करना ही एक धार्मिक अपराध है। अब एक बाबा हमारे बिहार में रहता है, हमारा बाबा जंगल में रहता है, हिमालय में रहता है, उस बाबे का तुम क्यों नगर बना रहे हो? क्यों तुम एक उच्च हिमालय में पर्यावरण को नष्ट करने पे तुले हो अपनी वोट की राजनीति करने के लिए? तुम चारों तरफ जूतों के साथ तुम परिक्रमा करते हो, तुम धार्मिक परंपराओं का जो उल्लंघन कर रहे हो मोदी जी, ये बिल्कुल इस देश के हित में नहीं है। मेरा उत्तराखंड जो है देवभूमि है, कब से कालांतर से लोग यहाँ पे आस्था के साथ पैदल आते रहे हैं। आज तुम यहाँ पे हेलीकॉप्टरों से रोप में बना के हमारे जो लोग अपनी रोजी रोटी घोड़ा खच्चर मजदूरी से कर रहे थे, उनके पेट भी तुम खत्म करने जा रही हो, उनका रोजगार भी खत्म करने जा रहे हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो निकम्मे नेता हैं मैडम, इन्होंने पहले फौजियों की थाली में भी उपनयन करके निगम। जी विनोद जी आती हूँ आपके पास। जी भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने काम करना नहीं आता, लेकिन बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपका विषय भटक रहा है। देखिए जब तुम बोलोगे मैं बोलने दूंगा। ठीक है विनोद जी अपनी बात। जी पीसी थपलियाल जी आपके पास भी आती हूँ। जी विनोद जी अपने जवाब दें, आप क्या कह रहे हैं? देखिए बोलने देते किसी को। थपलियाल जी जो कह रहे हैं वो बड़ा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इनका बताओ क्या बोला अनर्गल? ये उत्तराखंड भ्रांति दल है, क्रांति दल नहीं, ये भ्रांति दल है कि समाज में भ्रांति, इसीलिए तो नाच रहे हो। हाँ जी, इसका नाम भ्रांति दल है। और पिछली बार में इनको सहभागिता दी गई थी, उस समय हमारे साथ थे, उस समय ये सब चीजें इनको याद नहीं आ रही थी। अब ये लोग जब मुद्दों को लेकर आते हैं, जब सत्ता में थे तब इन्हें कोई ध्यान नहीं आया कि सत्ता में क्या किस तरह से सत्ता में हम। ठीक है विनोद जी आपके पास भी आएंगे। पीसी थपलियाल जी, विनोद जी आप दोनों ही अभी शांत रहिए। अमरेंद्र जी के पास अभी जाते हैं। अमरेंद्र जी, जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड की खासतौर से बात कर रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की बात पंडा पुरोहित इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अनादिकाल से जो परंपराएं पंडा पुरोहित समाज के द्वारा की जा रही हैं, उनका संचालन उसी तरह किया जाना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड के रूप में यदि बाहर के लोग आकर बैठेंगे और कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो उनके हक का भी हनन यहाँ पर माना जा रहा है। यही वजह है कि पंडा पुरोहित समाज लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाजपा यहाँ पर साफ तौर पर भाजपा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पंडा पुरोहित समाज की भलाई के लिए या कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन तमाम चीजों को किया गया था। क्या लगता है आपको कि नियम कानून में बदलाव करके तमाम पंडा पुरोहित समाज को और नाराज करने का काम किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो भाजपा का धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म से भाजपा का सिर्फ उतना ही मतलब है जितना उनका राजनीतिक इस्तेमाल के लिए धर्म का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, भाजपा की जो सरकार है वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो यहाँ की परंपराएं हैं, जो यहाँ की सभ्यता हो, आप उसको कृषि कानून से जोड़ करके भी देख सकते हैं, आप उसको देवस्थानम बोर्ड से भी जोड़ करके देख सकते हैं। दोनों ही मामलों में उनका ये प्रयास है कि किसी तरह से इन मामलों में लूट की जाए, स्थानीय परंपरा और सभ्यता पर डकैती। जी, लेकिन अमरेंद्र जी भाजपा का तो साफ कहना है कि वो तो देवभूमि का उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं, देवभूमि को आगे बढ़ाने, टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर वो कहेंगे, क्योंकि भाजपा का काम और कांग्रेस का काम ये पिछले 21 सालों से कहते तो आ रहे, ये कर क्या रहे? अगर कर रहे होते इस प्रदेश में कुछ तो आज हमारा प्रदेश काफी आगे होता। खैर, मैं उस बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपने जो मूल सवाल किया कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के,
तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जिस तरह से जो स्थानीय परंपराएं हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी पंडा पुरोहित समाज से जो साथी त्रिवेदी जी हमारे साथ उपस्थित है, उनकी पीड़ा को मैं सुन रहा था। वास्तव में जिस तरह से केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है अमरेंद्र जी, समय हमारे पास कम है, चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। कुल मिलाकर हम जी विनोद जी अपनी बात कम शब्दों में पूरी कर दें आप। मैं निश्चित रूप से पंडा समाज को और समाज में जो भी इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार निश्चित रूप से सबके हितों का ध्यान रखेगी। ठीक है विनोद जी, आपका आश्वासन है तो मान लेते हैं, देखते हैं क्या फैसला आता है। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका भी शुक्रिया। अमरीन जी आपका, संतोष जी आपका भी शुक्रिया, पीसी तपलिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हीरा सिंह बिर्ज जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवस्थानम बोर्ड पर रार को लेकर आज हम बातचीत कर रहे थे। देखना ये होगा कि 27 नवंबर को काला दिवस होने के बाद किस तरह से पंडा पुरोहित समाज विरोध करते हैं, और 30 नवंबर को सरकार का फैसला क्या इनके हक में आता है या नहीं आता है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।